रविंद्रा आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं इसके झा, आपका इकोनॉमी का टीचर, और आज से हम लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में और बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ों को शुरू करें। पिछले 3 दिनों से डेमो क्लासेस हो रही थी, तो उसमें मैंने ऐसे ही आपको एक ओवरव्यू दिया, खास करके एक्सटर्नल सेक्टर जो वर्ल्ड इकॉनमी उससे संदर्भ। ठीक है, हम लोग जो है आज से बिल्कुल शुरू करेंगे। अब देखो, अगले 3, 4, 5 दिन तक अगर आप देखें तो मैं आपको सही पूछो तो 2 कहानियाँ सुना रहा हूँ। ठीक है, और इसमें ही आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद आप टोटली कंफर्टेबल होंगे। इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा डायनामिक होना पड़ेगा। ये आपका अप्रोच जो है थोड़ा डायनामिक होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही गतिशील है। आप देख सकते हैं चीज़ें हमेशा क्या होती हैं, बदलती हैं, और ये सब्जेक्ट बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल का सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 2 भाग में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकॉनमी, यानी हमारी क्या समस्या है। ठीक है, अब जरा देखें, इस सब्जेक्ट के बारे में सबसे बड़ा खूबी क्या है कि इस सब्जेक्ट में 50% डिस्काउंट हमेशा है। ठीक है, 50%, इससे ज़्यादा आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। यानी जो कारण है वही उसका उपाय भी है, जो कारण है वही उसका उपाय है। तो पहले आप किसको समझेंगे, कारण को, और जैसे ही कारण आपके समझ में आ जाएगा तो फिर आपको उपाय भी समझ में आ जाएगा। अब जैसे कई बार मैं चर्चा करता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप गरीब क्यों हैं, आप गरीब क्यों हैं, तो क्या कारण है। तो कारण बहुत सिंपल है कि आपके लिए आय का सृजन नहीं हुआ। तो इसका उपाय क्या है। ठीक है, तो उपाय वही है जो कारण है कि आपके लिए इनकम जनरेट हो। ठीक है, यानी यू आर पुअर बिकॉज फॉर यू पीपल इनकम कुड नॉट बी जनरेटेड, यानी आपके लिए इनकम जनरेट नहीं हो पाया, तो इससे आप गरीब हैं। तो उपाय फिर क्या है, तो लेट अस जनरेट इनकम फॉर यू, यानी आपके लिए आय का सृजन हो। ठीक है, तो कारण समझ में आ गया तो वही उसका उपाय है। अब आप देखें, जो सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ है इस सब्जेक्ट में, वो करंट से पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, एग्जाम तो करंट से आता है, लेकिन जब तक आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे, आपको कारण नहीं पता है। ठीक है, सरकार की पॉलिसी बदलती है, सरकार ने ये किया वो किया, आपने देखा रिसेंटली 20 लाख करोड़ का पैकेज आया। तो ये सरकार की जो पॉलिसी होती है, ये क्या होता है, कारण या प्रभाव। ठीक है, कारण या उपाय, उपाय होता है। तो पहले आप किसको देखेंगे, पहले आप कारण को समझेंगे, और कारण अगर आपको समझ में आ जाएगा तो उपाय खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग 2 भाग में बांट रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकॉनमी, यानी भारत की मूलभूत समस्या क्या है। ठीक है, सब आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जैसे ही कारण आपके समझ में आ जाएगा फिर आपको उपाय भी समझ में आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ल्ड इकॉनमी। ठीक है, वर्ल्ड इकॉनमी का मतलब जो विकसित देश हैं उनकी क्या समस्या है, और इन दोनों के बीच में किस तरह का संबंध है। देखो, हर एक देश में सरकार है, और सरकार को पूरा अधिकार है कि अपने देश की समस्याओं को दूर करने के लिए पॉलिसी बनाए और पॉलिसी में बदलाव करे। भारत सरकार भी करती है, अमेरिकन सरकार भी करती है, लेकिन अगर आप पेपर पढ़ते हैं तो देखते हैं अमेरिकन सरकार ने अपने पॉलिसी में बदलाव किया। बिल्कुल करेगी, ये करना भी चाहिए, वहाँ की समस्या अलग है। ठीक है, तो अमेरिकन सरकार जब अपने पॉलिसी में बदलाव करती है तो इसका भारत से क्या संबंध है, तो क्या इसका भारत पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर है हाँ। कहाँ, तो आंसर है सर से लेकर पैर तक। ठीक है, यानी हम हर एक जगह प्रभावित होंगे, लेकिन हम लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग चीज़ों को अलग अलग करके पढ़ते हैं। आप चीज़ों को जब लिंक करके पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, हमारी क्या समस्या है। सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ल्ड इकॉनमी, यानी जो विकसित देश हैं, जो अमीर देश हैं, उनकी क्या समस्या है। ध्यान दें, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, वो हर एक जगह है। ठीक है, चाहे वो गरीब के साथ हो, चाहे वो अमीर के साथ हो। आप देख सकते हैं गरीब जो है भूखे मर गया, और अमीर जो है ज़्यादा खाने के कारण। खैर, प्रॉब्लम हर एक जगह, लेकिन जो प्रॉब्लम का नेचर है, जो प्रकृति है, वो एक दूसरे से अलग है। तो जब बीमारी अलग है तो दवा भी क्या होगा, अलग होगा। तो विकसित देशों की जो पॉलिसी है वो हमारी पॉलिसी से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में संबंध है, क्योंकि ये ग्लोबल वर्ल्ड है। ठीक है, वैश्वीकरण का दौर है, और पूरी दुनिया को ही हम लोग एक देश मानते हैं। तो ग्लोबल इकॉनमी में, वर्ल्ड इकॉनमी में किसी तरह का अगर बदलाव होता है तो उसका सीधा असर इंडिया पड़ता है। तो लेट अस नाउ स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मुझे देखा जाए तो ये जो मैं आपको 2 कहानी सुनाऊंगा,
तो इसके बाद ठीक है आप आराम से ठीक है प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और मेंस का तकरीबन जो है 1/3 क्वेश्चन आपके समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो इस कहानी को ठीक है इतना इजीली ना ले, ध्यान से सुनो सबसे पहले, ठीक है। उतना ही नहीं, मैं बीच बीच में क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसमें एग्जाम में 4 विकल्प होते हैं, तो मैं 4 विकल्प नहीं दूंगा, ठीक है। 4 विकल्प देने का मतलब होता है कि आपका आंसर जो है गारंटी है कि सही होगा, ठीक है। मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा और आपको आंसर देना है, और मैं श्योर हूं, ठीक है, मुझे पूरा पता है कि आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। फिर जब हम लोग मेंस के क्वेश्चन को बीच बीच में टेकअप करेंगे तो आप देखेंगे और आप यही कहेंगे कि सर इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात वही है समझ, ठीक है, आपको सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले एक चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, 3 आर्थिक क्रिया, यानी पूरे इकोनॉमी में 3 ही चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, 3 ही चीज के आसपास सब कुछ घूमता है। पहला प्रोडक्शन यानी उत्पादन, दूसरा इनकम यानी आय, और तीसरा आपका एक्सपेंडिचर यानी व्यय। क्योंकि इस बैच में दोनों मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश के भी और हिंदी के भी, तो बहुत सिंपल वर्ड है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं दोनों में लिखने का, लेकिन जगह कम पड़ता है, तो मैं एक भाषा में लिखूंगा, दूसरे में बताऊंगा। खैर, तो ये 3 जो है उत्पादन, आय और व्यय, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, इनको हम कहते हैं 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी 3 आर्थिक क्रियाएं। और इसी के ठीक है भीतर हम लोग पूरी इकोनॉमी को पढ़ते हैं, चाहे इंडियन इकोनॉमी हो चाहे वर्ल्ड इकोनॉमी हो। और इन तीनों से ज्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इन तीनों में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? उत्पादन। और कहा जाता है कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान ही आय का सृजन होगा। देश में जब जब और जितने के बराबर उत्पादन होता है तो उतने ही के बराबर आय का सृजन होता है। देखिए कैसे, ठीक है। सपोज कि मैं इस पेन को बना रहा हूं और इस पेन को बनाने में मुझे 10 रुपया लगा, ठीक है। 2 रुपया मैंने प्रॉफिट चार्ज किया, ठीक है, 12 हो गया। और जब ये बिकने के लिए गया तो सरकार ने 2 रुपया उस पर टैक्स चार्ज किया, तो कितने में बिका? 14 रुपये में। यानी देश में जो है कितने का उत्पादन हुआ? 14 रुपये का, बाजार मूल्य पे। अब 14 रुपये का उत्पादन हुआ, लेकिन ये 14 रुपया क्या है? ठीक है, जितना हमने पे किया, जिन जिन को मैंने पे किया उनके लिए क्या है? इनकम है। अब 2 रुपये हमने लेबर को दिया, वो उत्पादन लागत का हिस्सा है, तो लेबर के लिए इनकम है। 2 रुपये हमने जो है किराया दिया, ठीक है, हमारे लिए उत्पादन लागत का हिस्सा है, लेकिन जिसको किराया दिया उसके लिए क्या है? इनकम है, ठीक है। 2 रुपये सरकार को टैक्स गया, सरकार के लिए क्या है? वो इनकम है, ठीक है। तो उत्पादन और आय, ठीक है, दोनों बराबर है। और उत्पादन प्रक्रिया के दौरान ही आय का सृजन होता है, और फिर देश में उतने ही के बराबर व्यय भी होगा, ठीक है। ये 3 चीजें हमेशा बराबर होती हैं, ठीक है। और ये तीनों 3 अलग चीज नहीं है, एक सिक्के का 3 पहलू है, ठीक है। उत्पादन, आय और व्यय, ठीक है। और यही कारण है, जब लोग आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि राष्ट्रीय आय, एक चैप्टर आएगा, राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हैं, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, यानी प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। और तीनों मेथड से आपको एक ही आंसर मिलेगा। अब आपके समझ में आ गया होगा क्यों एक ही आंसर होता है, क्योंकि तीनों जो है, ठीक है, एक ही चीज के 3 पहलू हैं। और पूरी दुनिया में जो सरकारें हैं उनकी पॉलिसी एक ही है, उनकी पॉलिसी एक ही है, देश को आगे बढ़ाना। कैसे? उत्पादन को बढ़ा करके, ठीक है। और यस, हमारी पॉलिसी है। आपने सुना होगा कि भारत सरकार का टारगेट है कि 2024-25 तक अर्थव्यवस्था का जो साइज है वो आपका $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाए। अभी आपका 2.7 और 8 के बीच में है, और अब तो खैर कोरोना के बाद जो है ये कम हो गया है। अगर देखें दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी कौन है, दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था कौन है, तो आप कहेंगे अमेरिका, ठीक है। किस आधार पे? अमेरिका किस आधार पे? तो आप कहते हैं जीडीपी। जीडीपी को आप छोड़ दें, जीडीपी का मतलब होता है उत्पादन। यानी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन कहां हो रहा है? अमेरिका में होता है, ठीक है। अमेरिकन जीडीपी जो है वो 20 ट्रिलियन डॉलर को टच करा है। तो अमेरिका में दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, इसका मतलब अमेरिका में दुनिया में सबसे ज्यादा आय का सृजन होगा। सेकेंड नंबर पे चाइना है। चाइना का जो इकोनॉमी है वो अब तकरीबन 14-15 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है। हम लोग बहुत पीछे हैं, ठीक है, हमारे रैंकिंग अब 5वें स्थान पे आ गई है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना है। तो देश को आगे बढ़ाना है, कैसे? उत्पादन को बढ़ा करके। उत्पादन बढ़ेगा तो आय का सृजन होगा और तभी व्यय होगा, ठीक है। तो इस तीनों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कई बार आएगा, ठीक है। और जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, चाहे इंडियन इकोनॉमी या वर्ल्ड इकोनॉमी, मैं इसी 3 के दायरे में सारी चीजों को पढ़ाऊंगा, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक लेवल ऐसा भी आएगा कि जब आप एग्जाम ये न्यूज़पेपर का हेडलाइन देखोगे और नीचे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपको समझ में ऐसे ही आ जाएगा।
ठीक है, चाहे आप पढ़े ना पढ़े, ठीक है, क्योंकि इस सब्जेक्ट से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको ज़रूरत है कि पहले आप मुझे सुने, ठीक है। सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सुनोगे, ठीक है, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा और सबसे अंत में आता है, ठीक है, लिखने का काम, ठीक है। संस्कृत में, ठीक है, एक श्लोक है, ठीक है, जो मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन उसका मीनिंग मुझे पता है कि 3 चीज़ों के बाद ही परफेक्शन होता है, सुनना, लिखना और पढ़ना, ठीक है। और तीनों चीज़ों का बराबर योगदान है, 1/3। और जब तक आप तीनों काम नहीं करोगे परफेक्शन नहीं होगा। लेकिन इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या हो, ठीक है। तो सबसे पहला, ठीक है, सुनना, टू लिसन, ठीक है, यानी आप मुझे सुने, ठीक है। सुनोगे, उसके बाद उसका काम है, टीचर का काम है कि आपको सब्जेक्ट की समझ डेवलप करे और आपके, ठीक है, लेवल को बढ़ाए, ठीक है। एक बार आपको यहां से उठा के जहां आप कुछ नहीं जानते हो, आपको कंफर्टेबल जोन में डाल दे। एक बार समझ हो गया, ठीक है, उसके बाद आता है पढ़ना, यानी आप पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक चीज़ मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब 15-20 दिन में आप सोच सकते हो क्या इंडियन इकॉनमी खत्म हो सकता है? नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, काफ़ी समझ, उसके बाद आप पढ़ेंगे, ठीक है। समझ के पढ़ोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और पढ़ने के बाद सबसे अंत में आता है टू राइट, यानी लिखना। जब आप लिखते हैं, ठीक है, तो आपका जो हाथ है वो आपके इसको फॉलो करता है, ठीक है। तो राइटिंग स्किल जो है, जिसके आप हमेशा बात करते हैं, राइटिंग स्किल यहां तैयार नहीं होता है, राइटिंग स्किल यहां तैयार होता है। योर हैंड्स आर गोइंग टू फॉलो योर माइंड, ठीक है। और यही सबसे बड़ी समस्या रही है हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ। सबसे बड़ी समस्या रही है, सब लोग काम कर रहे हैं राइटिंग स्किल पे, ठीक है। कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई पढ़ने को तैयार नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उनको राइटिंग स्किल चाहिए, ठीक है। मेरी बातों का बुरा मत माने, चूंकि मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और जहां तक मेरा मानना है बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं आऊं और क्लास में आपको क्या करूं, नोट्स डिक्टेट करना शुरू कर दूं। आप लिखते हैं, मोटे मोटे नोट्स बनाते हैं, क्या इससे आपकी राइटिंग स्किल डेवलप होती है? नहीं, महज सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं या बेवकूफ़ बन रहे हैं, जो भी कह लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी और भी बहुत से मुद्दे हैं। एक जैसे मुद्दा है, आपको भूलने की बीमारी है, यानी बार बार पढ़ते हो फिर भूल जाते हो, मेमोरी आपका बहुत वीक है। और एग्जाम टाइम में और एग्जामिनेशन हॉल में तो ये अवस्था अपने चरम सीमा पे होता है, कल का पढ़ा चीज़ भूल गए। अब बार बार आप पढ़े जा रहे हैं और बार बार भूल रहे हैं, तो उस पढ़ाई का क्या मतलब है? तो यहाँ भी आपका पढ़ने का तरीका गलत है। आगे हम लोग कोई डिस्कस करेंगे कि एक बार मैं तरीका बता दूंगा, एक बार आप पढ़ोगे और फिर पूरी जिंदगी भर आपको याद रहेगा, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक, ठीक है, सबसे पहला काम आपको करना है टू लिसन। आप मुझे ध्यान से सुने और मैं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेके, आपका उदाहरण लेकर के मैं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। तो लेट अस नाउ स्टार्ट द सिलेबस, ठीक है। मुझे उम्मीद है, ठीक है, कि आप मुझे समझ पा रहे हैं, सुन रहे हैं और मेरे बातों को बुरा न मानें, क्योंकि मेरा पर्पस यही है कि आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करें, ठीक है। मैं वो चीज़ें नहीं आपको कहूँगा, ठीक है, जो आपको सुनने में अच्छा लगे, ठीक है। मेरा मेन चीज़ होगा आलोचनात्मक विश्लेषण, जो आप में कमियां हैं उनको दूर करना, ठीक है। तो मैं जरा, ठीक है, थोड़ा बीच बीच में मैसेज देख लूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, बहुत से लोगों ने डेमो की क्लास नहीं, तो आप जो है ऐप पे चले जाएं और वहाँ पे 3 वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। तो 1, 2, 3, ठीक है, तकरीबन 4 घंटे का है और सुनोगे जा करके, ठीक है, तो एकदम कहानी की तरह लगेगा, ठीक है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि वंस माई क्लासेज ओवर, एक बार मेरी क्लास जैसे ही खत्म होगी, आप एक ही चीज़ कहेंगे कि सर इकोनॉमिक्स के लिए नहीं सोचना है, ठीक है। इतना मेरे ऊपर भरोसा रखें, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, टच में हूँ, ठीक है। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन मुझे थोड़ा पढ़ाने दें, ठीक है, क्योंकि सबके माइंड में, इकोनॉमिक्स के छात्र के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, जिसका सही जवाब जो है आज तक आपको नहीं मिला। अगर आप कहीं से हेल्प लेते हैं, बुक से पढ़ते हो तो बुक्स का लैंग्वेज बड़ा टफ है, यस। अगर आप गूगल से सर्च करते हैं तो तरह तरह की बातें लगी हुई है, कुल मिला के आपके समझ में कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो थोड़ा भी उस सबसे हट के रहे, पहला आप सिर्फ काम करें, लेट मी टीच, ठीक है। और अभी आप क्वेश्चन पूछेंगे, हो सकता है, अब जैसे क्या होता है कि मैं चैप्टर ए पढ़ा रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछते हैं चैप्टर सी से, कोई मतलब नहीं बनता है। आप जस्ट वेट करें, मैं आपको इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि आप क्वेश्चन पूछ सकें, ठीक है। बिना क्वेश्चन पूछे हुए आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो टैलेंट वाइज, ठीक है, इंडिया में द बेस्ट, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, 27 साल मुझे हो गए पढ़ाते हुए, और मैं ऑलमोस्ट पूरी इंडिया पढ़ाता हूँ, ठीक है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम, XYZ, ठीक है। अब लोग कहते हैं साउथ इंडिया, ठीक है, वहाँ बच्चे अच्छे हैं, बच्चे सब है, लेकिन जो रॉ टैलेंट है, जो रियल टैलेंट है, वो हमारे क्षेत्र के बच्चों के साथ है,
ठीक है, जो कहा जाता है हिंदी मीडियम का जो बेल्ट है। लेकिन टैलेंट वाइज दे आर बेस्ट, परफॉर्मेंस वाइज दे आर वर्स्ट। क्यों वर्स्ट है? क्योंकि उनका पढ़ने और पढ़ाने का तरीका ही गलत है। ठीक है, उनको यही नहीं पता है कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। ठीक है, टोटली डेविएटेड। और अपने कमियों को दूर करने की अपेक्षा वो सहारा लेते हैं बहानेबाजियों का। ठीक है, कभी जो है सीसेट का बहाना है, कभी जो है यूपीएससी पक्षपात कर रहा है, कभी अपने अंदर झांक करके देखे कि आप में क्या कमी है। ठीक है, और उस पर अगर हम काम करें, मैं काम करूं, मेरे साथ आप काम करें, ठीक है, तो निश्चित रूप से सुधार होगा। और एक बार जब भीतर से आप कंफर्टेबल हो जाओगे तो कॉन्फिडेंस जो है, ठीक है, वो भीतर से ही आता है। मेरे से बोल देने से कुछ नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज है दैट कम्स फ्रॉम विद इन, यानी वो भीतर से आता है। एंड वंस यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन, उसके बाद देखो सफलता बिल्कुल मिलेगी। थोड़ा सा जो है अपने ऊपर भी ध्यान रखें और आप अपने आप को खुद से कंपेयर करें। किसी से कंपेयर करके अपने आप को ना तो सुपीरियर बनाएं और ना ही इंफीरियर बनाएं। ठीक है, तो शुरू करें फिर। तो जरा आराम से सुनो। ठीक है, देखो पूरे दुनिया में कितने देश हैं। एक चीज जो डाटा वगैरह है, ठीक है, मैं थोड़ा उसमें वीक हूं। ठीक है, तो डाटा का हेर फेर होता है। अब 4.7 है या 4.8 है, ठीक है, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अब मान लो 4.8 है, मैं 4.7 का, वो आप करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, मेन चीज है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो शुरू करें हम लोग। तो पूरी दुनिया में कितने देश हैं? तो तकरीबन जो है 200 से थोड़ा सा कम है। ठीक है, 196 जो भी। लेकिन जितने भी देश हैं उनको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। 3 भाग बांटते हैं। एक अंडर डेवलप कंट्रीज, दूसरा डेवलपिंग कंट्रीज जो हमें, और तीसरा डेवलप कंट्रीज। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, इसको और बड़े स्तर पे देखें। यानी पूरे वर्ल्ड को हम 2 भागों में बांटे। जो अंडर डेवलप और जो डेवलपिंग कंट्री है उनको हम कह सकते हैं गरीब देश। बिल्कुल है, हमारा देश अभी भी गरीब है, ऑल्दो इट्स डेवलपिंग। और जो अमीर देश हैं, डेवलप कंट्री हैं, ठीक है, उनको हम कह सकते हैं अमीर देश। तो जो पुअर कंट्रीज हैं और जो रिच कंट्रीज हैं, ठीक है, 2 भागों में बांटे हम लोग। अब प्रॉब्लम्स आर देयर एवरीवेयर। ठीक है, प्रॉब्लम सब जगह है। द ओनली थिंग है द नेचर ऑफ प्रॉब्लम इज डिफरेंट। ठीक है, यस। फर्स्ट पार्ट में लेट अस स्टार्ट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, मींस प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जब मैं बात कर रहा हूं इंडियन इकोनॉमी की, इसका मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर कंट्रीज। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, और फिर दोनों को हम लोग लिंक करेंगे। ठीक है, और एक कंक्लूजन पे आएंगे। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद हम लोग टू द पॉइंट आएंगे, अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। टॉपिक वाइज हम लोग फिर से पढ़ेंगे। लेकिन इस 4-5 दिन के बाद, में भी 4 दिन में भी 3 दिन, आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि किसी भी टॉपिक पे आप बोल सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, चाहे वो हमारी समस्या हो या उनकी समस्या हो। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। इन द फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब हमारी जो समस्या है, एक हो तो अलग बात है, अनेकों है। ठीक है, गरीबी, बेरोजगारी और समानता, दिस दैट। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स तो एक नहीं अनेकों है। और ठीक है, साथ साथ जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। और सारे जो है एक दूसरे का कारण और प्रभाव है। अब जैसे ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, यानी बेरोजगारी और गरीबी, दोनों में क्या है, सीधा संबंध है। सीधा संबंध है। ठीक है, आप बेरोजगार हैं तो क्या है, गरीब हैं। आप गरीब हैं तो आपको मौका नहीं मिला तो आप बेरोजगार रह गए। ठीक है, तो कहने का मतलब, ठीक है, चीजों को आप कई तरह से समझ सकते हैं। तो जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग शो करते हैं, दिखाते हैं एक सर्कल के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्चक्र। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी सुना होगा। ठीक है, गरीबी का दुष्चक्र, ये जानते आप जरूर होंगे, ठीक है, लेकिन इसकी समझ आपको होगी एक बार जब मैं पढ़ा लूंगा तो। ठीक है, और ये जो सर्किल है आप देखेंगे कि आप पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, वो इसी सर्किल से आसपास घूमता है। यानी एक तरह से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पढ़ना आपको सिलेबस में, वो पढ़ना है। मैं टॉपिक पढ़ा करके आपको बता रहा हूं कि सिलेबस में क्या क्या कवर करना है और कैसे कैसे। तो जो है, ठीक है, गरीबी का दुष्चक्र, इसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। मैंने फिर से कहा, चूंकि सब चीज लिखना पॉसिबल नहीं है, काफी स्पेस जो है काफी कम है और मुझे बहुत कुछ लिखना है, तो इसलिए जो है, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लो। मैं लिख रहा हूं अंग्रेजी में और बोल रहा हूं हिंदी में, जगह मिलेगा तो दोनों लिख दूंगा। ठीक है, आई डोंट थिंक मुझे आपको कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बीच बीच में जो है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। जो डेमो क्लास जिन्होंने अटेंड नहीं किया था वो जाकर के आपके जो है जो क्या बोलते हैं उसको एप्लीकेशन पे वो फाइल है, वहाँ पे 3 वीडियो हैं, वो देख लें, क्योंकि वो वर्ल्ड इकॉनमी था जो मैं बाद में आऊँगा। अभी हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करें, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और एक चीज़, मेरे क्लास में आप कभी भी आओगे ना, ठीक है, बीच में आओ, शुरू में चाहे लास्ट में, ठीक है, कभी आपको ये नहीं फील होगा कि आपके समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जरा, ठीक है, कंसंट्रेट करें, वो सब बात की बात है। और जब तक मैं हूं तब तक क्या चिंता करना है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू नाउ, अब जरा जाए, ठीक है, ये है सर्किल यानी चक्र, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स तो पढ़ा होगा। सर्किल का बिगिनिंग पॉइंट कहाँ होता है? सर्किल का बिगिनिंग पॉइंट कहाँ होता है? ठीक है, तो कहा जाता है कि सर्किल का कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं होता है, या ऐसे भी कह सकते हो कि हर एक पॉइंट जो है उसका बिगिनिंग पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है। और उसी तरह से सर्किल का एंड पॉइंट क्या कौन सा है, ठीक है। तो यहां भी वही चीज है कि हर एक पॉइंट जो है कैन बी कॉल्ड बिगिनिंग पॉइंट एज वेल एज एंड पॉइंट। तो कहीं ना कहीं से हम शुरुआत करेंगे, और हमारा जो देश है इसी चक्र में फंसा हुआ है, गरीबी का दुष्चक्र, ठीक है। और जब तक इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे तब तक रियल डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं होगा। तो कहां से शुरू करें? दिक्कत यह है, ठीक है, क्योंकि सर्किल का ना तो कोई बिगिनिंग पॉइंट है ना तो कोई एंड पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हम लोग शुरू करें, ठीक है, कहीं ना कहीं से। हमारे देश की या जो गरीब देश की सबसे बड़ी समस्या है कि उनका जो है उत्पादन का स्तर बहुत कम है, यानी राष्ट्रीय उत्पादन जो है बहुत ही कम है, ठीक है। लो प्रोडक्शन, यानी राष्ट्रीय उत्पादन काफी कम है, ठीक है। अब जरा देखें, उत्पादन यानी प्रोडक्शन, इधर की, क्योंकि जैसे ही उत्पादन होगा क्या होगा? आय का सृजन होगा, और आय का सृजन होगा तभी क्या होगा? व्यय होगा, ठीक है। इसका इतना रिलेवेंस है कि पूरी इकॉनमी इसी 3 के भीतर हम लोग पढ़ते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। आप बहुत गरीब हैं, आपके जीवन का रहन सहन का स्तर क्या है? बहुत ही खराब है। तो वो कैसे इंप्रूव करेगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो आपको अपना खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर कब बढ़ेगा? ठीक है, जब आपके लिए इनकम जनरेट हो, और इनकम कब जनरेट होगा? जब देश में क्या हो? प्रोडक्शन हो, ठीक है। तो फिर से हम उसी पे आ जाए। तो भारत यानी जो गरीब देश हैं उनकी समस्या ये है कि उनका उत्पादन काफी कम है। जरा देखो, भारत इतना बड़ा देश है, ठीक है, 135 करोड़, कुछ लोग कहते हैं 140 करोड़, लेकिन भारत का जो जीडीपी है, कुल उत्पादन, वो अभी $3 ट्रिलियन भी नहीं पहुंचा है। ठीक है, हमारी रैंकिंग 5वीं आ गई है, लेकिन भारत का जो जीडीपी है वो $2.7 ट्रिलियन है। दूसरी तरफ अमेरिका की बात करें, अमेरिका जो है उसकी जनसंख्या 30-32 करोड़ या 35 करोड़ है, यानी हमारी जनसंख्या के 1/4 के बराबर है। लेकिन अमेरिका का जो जीडीपी है वो अब $20 ट्रिलियन को टच करने वाला है, यानी हमसे तकरीबन जो है कितना टाइम हो गया? 7 गुना ज्यादा हो गया। ये बहुत ज्यादा है। अमेरिका तो चलो बहुत पुराना देश है और विकसित देश है। अगर हम पड़ोसी मुल्क चाइना से कंपेयर करें, ठीक है, चाइना से हमारा लड़ाई हो रहा है, ठीक है, हम लोग गुस्से में हैं, लेकिन ठीक है, ठीक है, उसमें भी कुछ क्वालिटी है और हमें सीखने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि चाइना, ठीक है, भारत का पड़ोसी देश है, और चाइना की जो रैंकिंग है वो अभी दूसरी है। चाइना का जीडीपी $14 ट्रिलियन पे पहुंच गया है, जो भारत से तकरीबन जो है 4 गुना से भी ज्यादा है, ठीक है। चाइना अपने देश में उत्पादन को बढ़ाने में काफी सफल है। हम लोग थोड़ा पीछे जाए, 1991 में भारत में आर्थिक सुधार का कार्यक्रम शुरू हुआ, ठीक है। थोड़ा सा उससे पीछे भी जाए, 1977, ये भी एक लैंडमार्क था, क्योंकि 1977 में इमरजेंसी जब खत्म हुआ था तो आम चुनाव हुए थे और कांग्रेस को हरा के जनता पार्टी ने सरकार बनाया था। तो 1977 में भारत का जो जीडीपी था वो चाइना के जीडीपी से ज्यादा था। सोच के आप, चाइना गरीब देश हुआ करता था। 1991 में भारत और चाइना का जीडीपी तकरीबन बराबर था। और आज आप देखें कि चाइना भारत को छोड़ करके कितना आगे निकल गया, ठीक है। और भारत और चाइना के बीच जो है ये गैप दिन पर दिन क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो चाइना ने रियल सेंस में मेहनत किया है, भले ही हम उसको क्रिटिसाइज करें, चाहे जो भी कारण हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें कुछ सीखने की जरूरत है। यस। और दूसरी तरफ अमेरिका और चाइना के बीच जो जीडीपी का गैप है वो दिन पर दिन घटता जा रहा है, और यही कारण है कि वर्ल्ड बैंक जो है रिपोर्ट किया है कि इस तरह से अगर चलता रहा तो 2032 तक जो है चाइना जो है नंबर 1 इकॉनमी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली, ठीक है, उसका तरीका क्या है? उत्पादन को बढ़ा के। और इसलिए मैंने कई बार कहा कि पूरी दुनिया की सरकार की एक ही पॉलिसी है, देश को आगे बढ़ाना, उत्पादन बढ़ा के। तो जो गरीब देश हैं उनका न सिर्फ उत्पादन का स्तर कम है, बल्कि उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम है। अब उत्पादकता का क्या मतलब हुआ? प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब हुआ?
तो उत्पादकता का मतलब हुआ कि जो उत्पादन के साधन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उससे जो मिलने वाला रिटर्न है वो भी काफी कम है। मैं एक उदाहरण समझा रहा हूं। अब जैसे लैंड भी हमारा क्या है, रिसोर्सेज है, ठीक है, संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। तो जमीन पे हम खेती करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने रिपोर्ट किया कि भारत में जो पर हेक्टेयर जो उत्पादन है औसतन वो है 3000 किलोग्राम। यानी भारत में पर हेक्टेयर जो उत्पादन हो रहा है वो 3000 किलोग्राम, चाइना में 5800 किलोग्राम, ऑलमोस्ट डबल, और अमेरिका में 7000 किलोग्राम, ठीक है। तो कहने का मतलब न सिर्फ कुल उत्पादन कम है बल्कि उत्पादकता भी कम है। अब उत्पादकता क्यों कम है? क्योंकि हमारा जो है वही पुराने तरीके से उत्पादन करते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है ये पुरानी है, और हम अपने संसाधनों को, हम अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाए, ठीक है। नतीजा ले दे के सेम है कि भारत जैसे देश का उत्पादन काफी कम है, यानी राष्ट्रीय उत्पादन काफी कम है, ठीक है। अब देखें, राष्ट्रीय उत्पादन कम होगा, उत्पादन का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय उत्पादन अगर कम होगा तो राष्ट्रीय आय भी क्या होगा? कम होगा, यानी लो नेशनल इनकम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसलिए कारण बहुत कुछ मुझे लिखना है, बहुत कुछ डिस्कस करना है। ये आपका पूरा जो है सिलेबस है, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, ठीक है, चाहे 1 डे हो या 2 डेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी के आसपास सब कुछ, यानी आज के बाद, ठीक है, आज के बाद आप कुछ भी पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक, ठीक है, तो इसी के आसपास आपको घूमना है। और अगर एक बार जैसे आप लिंक को, ठीक है, जोड़ने में सफल रहते हैं, देन यू विल हैव द विजन, समझ में आएगा, और तब आपका लेवल बढ़ेगा, और तब आप, ठीक है, इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। कमिंग बैक टू दिस, तो राष्ट्रीय उत्पादन कम है तो राष्ट्रीय, इससे लिखते NY, नेशनल इनकम, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उत्पादन कम है तो राष्ट्रीय आय भी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि उत्पादन और आय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो देश में राष्ट्रीय उत्पादन अगर कम है तो राष्ट्रीय आय भी क्या है? कम है। अब राष्ट्रीय आय को हम जनसंख्या से भाग देते हैं तो आपको पता हो क्या बनता है? तो प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। तो एक तो हमारा राष्ट्रीय आय जो है काफी कम है, और ऊपर से अगर आप बड़े जनसंख्या से, बड़े मात्रा से भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? बहुत ही कम होगा। तो भारत के लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत ही कम है, लो पर कैपिटा इनकम, ठीक है, PCI, पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। तो भारत जैसे देश में, गरीब देशों की समस्या क्या है कि एक तो, ठीक है, इनका राष्ट्रीय आय कम है, और ऊपर से, ठीक है, जनसंख्या इतना ज्यादा है तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? बहुत ही कम होगा। प्रति व्यक्ति आय भारत का, ठीक है, बहुत ही कम है। जो राष्ट्रीय औसत है अगर हम देखें तो तकरीबन शायद 1,26,000 या 30,000 के आसपास है, ठीक है, 1 लाख, जिसको हम डॉलर में अगर कन्वर्ट करें तो तकरीबन 1600 से 1700 डॉलर के आसपास आता है, ठीक है। चलो 1600 डॉलर ले लो, यानी भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1600 या 1700 डॉलर के बीच में है, ठीक है, बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। अगर हम, ठीक है, अन्य देशों से कंपेयर करें, हम जापान की बात करें, ठीक है, जापान के लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 32,000 डॉलर, हमारा 1,500 डॉलर, मान लो कि चलो, ठीक है, 1600 डॉलर। तो हमारा जो है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय है तकरीबन 1,500 डॉलर, और जापान के लोगों का प्रति व्यक्ति जो आय है वो है 32,000 डॉलर, 32,000 डॉलर। और तो छोड़ दो, एक छोटा देश है सिंगापुर, जिसके बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा, कितना गरीब हुआ करता था और सिंगापुर का पर्पस क्या था। आज सिंगापुर का के लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय है वो तकरीबन 52,000 डॉलर है, 52,000, 52,000 डॉलर, ठीक है। अमेरिका के लोगों का जो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, वो कितना है? तो भारत के लोगों से तकरीबन, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं 25 से 30% ज्यादा है, 25 से 30 गुना ज्यादा है, ठीक है, 25 से 30 गुना, 1-2 गुना नहीं। तो प्रति व्यक्ति आय हमारा बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अब प्रति व्यक्ति आय जब कम होगा तो जीवन का जो रहन सहन का स्तर है वो कैसा होगा? ठीक है, वो भी बहुत खराब होगा। तो गरीब देशों के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जीवन का रहन सहन का स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो बहुत ही क्या है? बहुत ही पुअर है, बहुत ही पुअर है। सारे आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। हमने शुरू किया लो प्रोडक्शन, उत्पादन कम है। उत्पादन अगर कम है, राष्ट्रीय उत्पादन कम है तो राष्ट्रीय भी कम है। राष्ट्रीय अगर कम है और कम राष्ट्रीय आय को अगर बड़े जनसंख्या से भाग दोगे तो पर कैपिटल इनकम विल बी वेरी लो, ठीक है। पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय जब कम होगा तो स्वाभाविक है जीवन का रहन सहन का स्तर भी क्या होगा? बहुत ही वीक है। जो लाइफ का जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है, जो विकसित देश के लोगों का है और जो हमारा है, दोनों में कोई तुलना ही नहीं है,
कोई तुलना ही नहीं है, ठीक है। बोलने में बुरा लगता है, सुनने में तो और बुरा लगता है। तो प्रति व्यक्ति आय कम है तो जीवन का रहन सहन का स्तर भी क्या है, बहुत ही खराब है। और अगर हम कंपेयर करें कि कहा जाता है कि जो विकसित देश के लोग हैं, ठीक है, उनका प्रति व्यक्ति आय बहुत ही ज्यादा है, तो उनका जो जीवन का रहन का स्तर होगा बहुत ही अच्छा होगा, और हमारा बहुत ही पुअर है, बहुत ही पुअर है। सुनने में बुरा लगता है, बोलने में और बुरा लगता है कि विकसित देश में कहा जाता है कि जो उनके पालतू जानवर होते हैं, पेट एनिमल्स, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है हम लोगों से बेहतर होता है। चलो मैं एक उदाहरण समझा रहा हूं। भारत में देखोगे कि पिछले कुछ सालों से लोगों का इनकम बढ़ा है। कहते हैं कि लोगों के पास बहुत पैसा हो गया है, और जिसको देखो 4 व्हीलर खरीद रहा है, कार खरीद रहा है। और 20-25 साल पहले जो 2 व्हीलर में जो बात थी, आज वो 4 व्हीलर में भी नहीं है। और रोड पे जो गाड़ियों की संख्या है वो दिन पर दिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और हमारा ट्रैफिक जवाब दे गया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, कुछ आइडिया आपको, अभी भारत में प्रति 1000 व्यक्ति कितने के पास कार है? प्रति 1000 व्यक्ति कितने के पास कार है, ठीक है, औसत, ठीक है। तो आप कहेंगे, कुछ कहेंगे 50, कुछ कहेंगे 100, ठीक है। लेकिन अभी ये जो आंकड़ा है, ठीक है, वो है सिर्फ 12, सिर्फ 12, ठीक है। कैसा है ये फिगर? बहुत अच्छा है या बहुत ही बुरा है? तो आप कहेंगे बहुत ही बुरा है, जबकि हालात काफी सुधरे हैं, ठीक है। और पिछले कुछ सालों में ये आंकड़ा काफी बड़ा है। अगर यही आंकड़ा हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में प्रति 1000 व्यक्ति, ठीक है, इतने लोगों के पास कार है, 432, ठीक है। कनाडा में 280। जरा कंपेयर करें, ठीक है, भारत अमेरिका। तो भारत में प्रति 1000 व्यक्ति 12 लोगों के पास कार है, और अमेरिका में ये आंकड़ा 432 है। क्या कोई गैप है? ठीक है, आप कहेंगे है, ठीक है। तो इसको गैप कहोगे? गैप कम से कम दिखना तो चाहिए, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है, बहुत अंतर है, ठीक है। तो हर एक जगह हम देख रहे हैं कि हमारे उनके बीच में, ठीक है, हर एक जगह बहुत बड़ा अंतर है। तो इन सारे अंतर के पीछे सबसे मेन कारण क्या है? तो वो है प्रोडक्शन, उत्पादन, ठीक है। सारा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, सबके पीछे जो मूल कारण है वो है उत्पादन, ठीक है। फिर से देखें, हमने शुरुआत की थी, इस सर्किल को आप जितना डिटेल में समझें, और मैं तो एक एक चीज को अभी तो बस शुरुआत ही है, ठीक है। इसी सर्किल के आसपास तकरीबन मेंस के आपके 1/3 क्वेश्चन घूमते हैं, 1/3 क्वेश्चन, 1/3, ठीक है। क्वेश्चंस आजकल जो आ रहे हैं डायरेक्टली किसी टॉपिक से नहीं, ठीक है, जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। और बस जस्ट वेट करो, मुश्किल से 1 से 2 दिन, कल तक आप जो है मेंस के क्वेश्चन लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है। और आप यही कहोगे कि सर इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है, प्री वाले क्वेश्चन में पूछूंगा और आप सीधे उसका आंसर दोगे, कोई 4 विकल्प नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस, लेकिन सबसे जरूरी है खैर, तो बहुत का अंतर है, और आपको आप आपने देखा, ठीक है, इन चीजों को अब देखें, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण, ठीक है, न सिर्फ जीवन का रहन सहन का स्तर बहुत ही खराब है, बल्कि बचत की दर भी क्या है, काफी कम है, यानी लो सेविंग की दर काफी कम है, बचत काफी कम है। अब देखो, एक तो प्रति व्यक्ति आय कम है, और ऊपर से जो है इतनी महंगाई है, तो लोगों का अपना खर्चा पूरा नहीं होता है, और सेविंग तो दूर की बात है। अब कुछ साल पहले की बात है, ठीक है, 4-5 साल पहले की बात, इट वॉज रिपोर्टेड कि इंडिया में तकरीबन 50% लोग हैं, आधे से अधिक लोग हैं, जो अपने पूरे लाइफ में कभी बैंक नहीं जाते, ठीक है। बैंक घूमने की जगह तो है नहीं। अब बैंक में पैसों का लेन देन होता है, ठीक है, तो 50% से ज्यादा लोगों के पास ना तो बैंक खाते हैं और ना वो बैंक जाते हैं, ठीक है। ये 4 साल पुरानी बात है। खैर, तब आया सरकार का एक योजना, नाम सुना होगा, जनधन योजना। अब जनधन योजना के तहत लोगों के खाते खुले गए, और तकरीबन 32 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए, ठीक है, जनधन के तहत। तो बैंक में अकाउंट खोलना अब बहुत बड़ी समस्या नहीं है, सब कुछ कंप्यूटराइज है, और अब तो सुना है कि ऑनलाइन भी अकाउंट खुल जाता है। तो बैंक में अकाउंट खोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेन है उस खाते में पैसे का होना। और अभी रिपोर्ट हुआ है कि 70%, यानी जनधन में जो खाते खोले गए हैं 32 करोड़ से ज्यादा, और संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, तो तकरीबन 70% खातों में
ठीक है, 1 रुपया भी बैलेंस नहीं है। और ये तो आप पढ़ते ही होंगे, जनधन छोड़ दें जो नॉर्मल अकाउंट है, ठीक है, कि भारत का आम आदमी वहां पे जो मिनिमम एवरेज बैलेंस है वो नहीं मेंटेन कर पा रहा है, तो बैंक उसके लिए क्या करता है, फाइन लगाता है, ठीक है। तो बचत की दर जो है वो बहुत ही कम है। अब बचत की दर कम होगी तो निवेश क्या होगा, कम होगा, यानी लो इन्वेस्टमेंट। देखो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप जो है सेविंग करते हो, कहां सेव करते हो, बैंक में। तो बैंक में सेविंग क्यों करते हो, 2 कारण से, एक पैसे की सेफ्टी और दूसरा ब्याज। तो जैसे ही आपने बैंक में पैसा जमा किया, अच्छे मैं जनधन की बात कर रहा था, उसमें थोड़ा देखोगे तो जनधन खाते तो खुल गए लेकिन उसमें डिपॉजिट ही नहीं है, डिपॉजिट नहीं है। लेकिन तब आया, ठीक है, 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे, ये समय मुझे नहीं लगता है कोई भारतीय भूल पाएगा। 8 नवंबर, ठीक है, 2016 रात को 8 बजे एक घोषणा हुई आकाशवाणी टाइप से, ठीक है, और नोटबंदी शुरू हो गया। और उसके बाद हमने क्या देखा कि 15 दिन के भीतर जनधन खातों में तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए जमा हुए। तो क्या हम ये मान लें कि रातों रात इनकी कमाई बढ़ गई? नहीं, वो कुछ अलग ही माजरा था। ये सब पैसा जो था दूसरे लोगों का था, जो अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के चक्कर में उन्होंने जनधन खाते में जमा किया, ठीक है, ये बहुत कॉमन था। ठीक है, अभी भी हालत खराब है जनधन खातों की। ओके, अब हम बात करें सेविंग और इन्वेस्टमेंट, दोनों में क्या संबंध है। तो आप सेविंग क्यों करते हैं और सेविंग कहां करते हैं? तो बैंक में। अब बैंक में आप पैसे डिपॉजिट क्यों करते हैं? तो 2 कारण है, एक पैसे की सेफ्टी, पैसा आपका सेफ है, और ऊपर से ब्याज, ठीक है। नतीजा, यू कम फॉरवर्ड वॉलंटरली एंड डिपॉजिट योर मनी विद द बैंकर। जैसे ही आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया, आप रिलैक्स हो गए। 2 कारण है, पैसा भी सेफ और ब्याज। लेकिन अब प्रेशर में, दबाव में कौन आ गया? अब दबाव में कौन आ गया? बैंक दबाव में क्यों आ गया? क्योंकि बैंक को उस पैसे पे क्या देना है? ब्याज देना है। तो अब बैंक करे तो क्या करे? क्या बैंक उस पैसे को अपने पास संभाल के रख सकता है? नहीं। अगर बैंक उस पैसे को अपने ही पास रखेगा तो क्या होगा? फिर बैंक डूब जाएगा। तो बैंक की मजबूरी है कि जल्द से जल्द एक सुटेबल व्यक्ति को ढूंढे और वही आपका वाला जो पैसा है उसको लोन के तौर पे दे, और वो भी ज्यादा ब्याज पे, और बैंक यही करता है। तो बैंक ने क्या किया? एक सुटेबल व्यक्ति को ढूंढा और वही आपका वाला जो पैसा है जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया, वो उस व्यक्ति को लोन पे दे दिया, और वो भी ज्यादा ब्याज पे। अब बैंक रिलैक्स हो गया, ठीक है, कि इधर का उधर कर दिया, बीच में कमा भी लेगा, ठीक है। अब बैंक तो रिलैक्स हो गया, लेकिन अब जिसने बैंक से लोन लिया, ठीक है, वो प्रेशर में आ गया। वो प्रेशर में क्यों आ गया? ठीक है, क्योंकि उस व्यक्ति को उस पैसे को डिपॉजिट करना है, ठीक है, अलॉन्ग विद ज्यादा ब्याज दर पे। अब उस पैसे का वो क्या करेगा? जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है, कि बैंक से लोन लेने का मकसद क्या होता है? व्हाई लोन्स आर टेकन फ्रॉम द बैंक? ठीक है, बैंक से कोई लोन लेता है, उसका मकसद क्या होता है? ठीक है, तो बैंक से लोन लेने का जो पर्पस है वो एक नहीं बल्कि अनेकों हो सकता है, अनेकों। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो बैंक से लोन लेकर के लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। यानी एक आदमी का सेविंग व्यक्तिगत तौर पे क्या था? वो सेविंग था। लेकिन बैंक के द्वारा एक आदमी के, एक व्यक्ति के सेविंग को, ठीक है, दूसरे ने किस में कन्वर्ट कर दिया? इन्वेस्टमेंट में। और दोनों को जोड़ने का काम किसने किया? बैंक ने। तो बैंक के बारे में कहा है लिंकिंग पिन, ठीक है, यानी लिंक करता है। तो जब व्यक्तिगत तौर पे देखते हो तो उसको हम कहते हैं सेविंग या बचत, लेकिन कंट्री लेवल पे वही चीज क्या हो जाता है? इन्वेस्टमेंट। तो फिर से आप देखें, ठीक है, सेविंग जो है, ठीक है, सेविंग की दर अगर कम होगी तो इन्वेस्टमेंट का दर क्या होगा? वो भी कम होगा, ठीक है। लो सेविंग मींस लो इन्वेस्टमेंट। अब ठीक है, लो सेविंग का मतलब लो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिर से लिखो मैं। अब इन्वेस्टमेंट की दर कम है तो क्या होगा? फिर ये वर्ड आपको समझना है, ठीक है, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये वर्ड आपने सुना होगा, पूंजी निर्माण, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी निर्माण, ठीक है। ये वर्ड जो है बहुत मैटर करता है, पूंजी निर्माण। अब पूंजी निर्माण की दर क्या होगी? कम होगी। इसको जरा डिटेल में समझें, ठीक है, पूंजी निर्माण। देखिए, फिर से देखें, ठीक है, हम लोग शुरू से जाए तो बेहतर होगा। हमने शुरू किया कहां से? लो प्रोडक्शन, उत्पादन कम है, राष्ट्रीय उत्पादन कम है तो राष्ट्रीय आय भी कम है, राष्ट्रीय कम है ऊपर से जनसंख्या का बोझ बहुत ज्यादा है तो प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही खराब है, जीवन का रहन सहन का स्तर बहुत ही पुअर है, और
ना सिर्फ ये खराब है बल्कि बचत की दर क्या है, कम है। बचत की दर कम होगी तो निवेश भी क्या होगा, कम होगा, और निवेश की दर कम होगी तो पूंजी निर्माण की दर कम होगी। अब ये पूंजी निर्माण क्या होता है इसको डिटेल में समझें, ठीक है। क्योंकि ये जो पूंजी निर्माण है, कैपिटल फॉर्मेशन, सरकार की जो करंट जितनी भी पॉलिसी है, ठीक है, इसी के आसपास घूमता है, इसी के आसपास घूमता है, ठीक है। लेकिन चूंकि थोड़ा सा जगह की कमी है, ठीक है, बहुत सी चीजें मैंने क्या कहा आपसे, बहुत चीजें में लिखनी होती है, तो मैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको यहां से इस वर्ड को हटा रहा हूं, ठीक है, पूंजी निर्माण यहां से, ठीक है, पूंजी निर्माण, सॉरी, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप पढ़ते हो करंट, तो करंट में सरकार की अधिकतम जो पॉलिसी है वो इसी के आसपास घूमती है, इसी के आसपास, ठीक है, यानी पूंजी निर्माण के आसपास, ठीक है। तो आप ये तो पढ़ रहे हैं लेकिन इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होता है, ठीक है। खैर आ जाए, अब पूंजी निर्माण का मतलब क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो लेट अस सी। देखो, ठीक है, आखिर इतना जो अंतर है हमारे और विकसित देशों के बीच में, ठीक है, तो उसका सबसे मेन कारण क्या है, मेन कारण क्या है, तो मेन कारण है प्रोडक्शन। क्या बोलिए, खैर, तो मेन कारण है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन अगर कारण है तो प्रोडक्शन उपाय भी है, ठीक है। वो हमसे बहुत आगे बढ़ गए, क्यों, क्योंकि उनका प्रोडक्शन का लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो प्रोडक्शन अगर कारण है तो उपाय भी क्या है, वही है प्रोडक्शन। तो क्यों नहीं, ठीक है, हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं। और आप देखेंगे यही तो सरकार की पॉलिसी है, टारगेट है कि 2024-25 तक भारत का जीडीपी $5 ट्रिलियन तक हमको पहुंचाना है। और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया की सरकार की पॉलिसी, मैंने कई बार कहा, एक ही है, देश को आगे बढ़ाना, कैसे, उत्पादन को बढ़ा के, ठीक है। तो जरा देखें, तो पूंजी निर्माण, ठीक है, तो कारण उत्पादन है, तो क्यों नहीं हम उत्पादन को बढ़ाएं, ठीक है, उत्पादन बढ़ाएं। लेकिन उत्पादन जो है खुद ब खुद नहीं बढ़ेगा, उसके लिए क्या जरूरी है, तो पूंजी निर्माण की जो दर है वो अधिक होनी चाहिए। अब पूंजी निर्माण की दर अधिक होने का क्या मतलब हुआ, ठीक है। उत्पादन बढ़ाने के लिए देश और देश के लोगों की उत्पादन करने की क्षमता क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी। और उसके लिए जरूरी है कि देश में कैपिटल फॉर्मेशन का रेट ज्यादा हो, यानी देश में आप उन सब चीजों का निर्माण करें जिससे देश और देश के लोगों की उत्पादन करने की क्षमता क्या हो, बढ़े। फिर से देखिए, ठीक है, पूंजी निर्माण का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि देश के भीतर उन सारे चीजों को आप तैयार करें, उन सब चीजों को आप प्रमोट करें, जिसके बाद, ठीक है, देश और देश के लोगों की उत्पादन करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, ठीक है। देखो, जब तक हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं होगा तब तक देश और देश के लोगों की उत्पादन करने की क्षमता, आई रिपीट अगेन, जब तक हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, आधारभूत संरचना नहीं सुधरेगा, तब तक देश और देश के लोगों की उत्पादन करने की क्षमता नहीं बढ़ेगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है ये सब आपको पहले पता है कि रोडवेज, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये सब हमारा जो है राष्ट्रीय संपत्ति है। और जब तक इन सब पे काम नहीं होगा तब तक जो है आपका उत्पादन करने की क्षमता देश की नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कैसे उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ाता है, मैं एक उदाहरण समझा रहा हूं, ठीक है। उदाहरण जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं बहुत सिंपल, ठीक है, और मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा और आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जरा देखो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के मौजूद होने से देश और देश के लोगों की उत्पादन करने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। आई होप, ठीक है, आप सबने कभी ना कभी, या तो आप दिल्ली में हैं, ठीक है, ठीक है, अब जैसे, ठीक है, मैं दिल्ली में हूं, ठीक है, तो दिल्ली घुमा होगा, ठीक है। अगर हाल फिलहाल आप दिल्ली आए होंगे तो आपको दिल्ली कैसा लगा होगा, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लगा होगा, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। चारों तरफ देखोगे मेट्रो का जाल फैल चुका है, या फ्लाईओवर्स आ देयर, एसी बसेस जो है वो रन कर रहे हैं, बहुत तरह की सेवाएं हैं, बिजली की समस्या नहीं है। तो अभी जो आप दिल्ली आते हैं तो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत ही सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये दिल्ली जो है, ठीक है, ऐसा नहीं था 20-25 साल पहले, ठीक है। ये बात है तकरीबन 25 साल पहले, उस वक्त मैंने पढ़ाना शुरू किया था। तो पूरे दिल्ली, उस वक्त दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ही पुअर था, कोई मेट्रो नहीं, कोई फ्लाईओवर नहीं, दिल्ली फ्लैट हुआ करता था, और ठीक है, मेट्रो तो था ही नहीं। और उस वक्त जो है, ठीक है, पूरा फ्लैट था, हर एक 1 किलोमीटर पे या उससे कम पे बड़े बड़े रेड लाइट थे,
और दिल्ली की में वही पुरानी डीटीसी की बसें चलती थी जिनको हम लोग कहते थे खटारा बस, और ओवर क्राउडेड, ठीक है, दोनों गेट पे 10-10 लोग लटके होते थे, खास करके मॉर्निंग इवनिंग में, ऑफिस टाइम में। तो ड्यूरिंग दोज डेज मूवमेंट इन दिल्ली इट वाज वेरी टफ, बहुत ही टफ था। तो मैं रहता था नॉर्थ दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली को दो भाग में डिवाइड कर दो, ये उदाहरण ध्यान से सुने। दिल्ली को दो भाग में बांट दें, एक नॉर्थ दिल्ली, एक साउथ दिल्ली। अब नॉर्थ दिल्ली और साउथ दिल्ली, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे दो अलग अलग शहर होते हैं, और नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली जाने में कम से कम हमें 2 घंटे लगते थे, और वो भी कब, जब ट्रैफिक जाम ना हो। अब नॉन एसी बसें चली हैं, गर्मी का समय है, 45+ टेम्परेचर है। अगर आप नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली जा रहे हो कम से कम 2 घंटे, प्रोवाइडेड देयर इज नो ट्रैफिक जैम, ठीक है, तो नॉन एसी बस में उतने हीट में आप क्या करोगे? या तो खिड़की बंद रखोगे या खिड़की खोल के रखोगे, तीसरा ऑप्शन है नहीं। अगर आपने खिड़की बंद किया तो वो हॉट चैम्बर होगा, उबल जाओगे, और अगर खिड़की अगर खोल दिया तो फिर लू लग जाएगा, ये स्थिति थी। तो मैं रहता था नॉर्थ दिल्ली में, ठीक है। अब साउथ दिल्ली से मुझे कॉल आया, सर प्लीज आइए और क्लास लीजिए। तो मेरे पास, ठीक है, ऑप्शन था, विकल्प था कि मैं साउथ दिल्ली में जाऊं, मौका था बेसिकली कि मैं साउथ दिल्ली जाऊं और वहां पे सेवाओं का उत्पादन करूं। देखो, मैं भी उत्पादक हूं और मैं सेवाओं का उत्पादन कर रहा हूं और अपने लिए इनकम जनरेट करूं। तो मुझे मौका मिला, लेकिन बिकॉज ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली मैंने उस ऑफर को मना कर दिया, ठीक है, कि मैं साउथ दिल्ली में आकर के क्लास नहीं ले सकता हूं। कारण मुझे जाने में कम से कम 2 घंटे लगते थे, ठीक है, और वो भी इतनी हीट में, तो वहां पहुंचते पहुंचते थक जाते थे, और फिर वहां पे जा करके क्लास भी लेना होता था, और सबसे प्रॉब्लम होता था वापस लौटने में कि बस में सीट तो दूर की बात है, बस में चढ़ना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था, ठीक है। यानी मेरे पास मौका तो था कि मैं साउथ दिल्ली जाऊं और वहां पे जा करके सेवाओं का उत्पादन करूं, अगेन आई रिपीट, उत्पादन करूं और अपने लिए आय का सृजन करूं। लेकिन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली, उसने मुझे इस मौके से क्या किया, वंचित कर दिया। उसके बाद दिल्ली सरकार ने तय किया कि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, और फिर तब काम शुरू हो गया। और आप देखें आज 25 साल के बाद दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही लाजवाब है, ठीक है, कम से कम पहले से तो बहुत बेहतर है। चारों तरफ मेट्रो है, ठीक है, उसके बाद फ्लाईओवर्स हैं, दिल्ली हैज बीन मेड ऑलमोस्ट रेड लाइट फ्री, मोरओवर, ठीक है, एसी बसेज आर फ्लाइंग। तो मूवमेंट इन दिल्ली हैज बिकम वेरी वेरी इजी नाउ एंड स्मूथ, ठीक है। अब देखो क्या हाल है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसने तैयार किया, गवर्नमेंट ने। अब दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के मौजूद होने से अब मुझे क्या फायदा हुआ, ठीक है। आज की बात करें, आज ये हालात है कि 5 बजे शाम को साउथ दिल्ली में मेरी क्लास खत्म होती है और 6 बजे शाम को मैं नॉर्थ दिल्ली में क्लास शुरू कर चुका होता हूं, ठीक है, और वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। कारण बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी, बिकॉज ऑफ दिल्ली मेट्रो, ठीक है, या जो भी कह लो एसी बसें वगैरह, ठीक है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्या दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने से मेरी उत्पादन करने की क्षमता बढ़ी? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के मौजूद होने से मेरी उत्पादन करने की क्षमता बढ़ी? हाँ, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली इज गुड, आई एम एबल टू प्रोड्यूस मोर। मैं पहले की तुलना में ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा हूं सेवाओं का, चूंकि मैं पहले की तुलना में ज्यादा उत्पादन कर रहा हूं, मैं पहले की तुलना में ज्यादा, ठीक है, अपने लिए आय का सृजन कर रहा हूं, और चूंकि मैं अपने लिए ज्यादा आय का सृजन कर रहा हूं तो मैं सरकार को भी ज्यादा टैक्स दे रहा हूं, यानी अल्टीमेटली सरकार की भी इनकम क्या होगी, बढ़ गई। अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के मौजूद होने से क्या सिर्फ मेरी उत्पादन करने की क्षमता बढ़ी या पूरे दिल्ली वासियों की बढ़ी? तो निश्चित रूप से पूरे दिल्ली वासियों की बढ़ी, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की, ठीक है। आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप क्रिएट करता है इन बिटवीन टू, ठीक है, रीजन्स, इन बिटवीन 2 स्टेट्स एंड इन बिटवीन 2 नेशन एज वेल। अगर हम भारत की बात करें, ठीक है, भारत के भीतर अगर पूरे भारत को आप घूम जाओ तो पूरा विश्व आपको भारत में नजर आ जाएगा, क्योंकि भारत में भी 3 तरह के राज्य हैं, विकसित राज्य, विकासशील और बैकवर्ड स्टेट्स, ठीक है। तो इतना जो गैप है, ठीक है, कितना गैप है आप समझ सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय भारत का जो 1,26,000 से 27,000 है वो तो राष्ट्रीय औसत है, लेकिन पूरे भारत का अगर देखें तो स्टेट वाइज जो है बहुत अंतर है। सबसे ऊपर है गोवा, गोवा का प्रति व्यक्ति आय जो है वह है 4,20,000, आप सोच सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय औसत से कई गुना ज्यादा। और सबसे नीचे से जो प्रथम है वह है स्टेट ऑफ बिहार, उसका प्रति व्यक्ति आय है सिर्फ और सिर्फ 38,000, 38,000। जब आप गैप देखें, ठीक है, 38,000 और 4,20,000, ठीक है। सेकंड स्पॉट फ्रॉम बॉटम वो यूपी का है 61,000,
ठीक है। तो ये सारे जो हैं बैकवर्ड स्टेट्स हैं। तो भारत के भीतर भी तीनों तरह के आपको राज्य मिलेंगे। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। तो सबसे मेन कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर। जिन राज्यों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है वो बहुत आगे निकल गए, जिन राज्यों का इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है वो बहुत पीछे रह गए, ठीक है। इतना ही नहीं, हमारे और डेवलप कंट्री के बीच में देखें तो डेवलप कंट्रीज का प्रोडक्शन लेवल बहुत ही अच्छा है, बहुत ज्यादा है। तो क्यों? क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत ही बेहतर है, बहुत बेहतर है। और वो अभी भी, चाइना इतनी तेजी से आगे क्यों ग्रो कर गया, आपको पता ही होगा। चाइना ने बहुत बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और क्रेडिट गोज टू चाइना कि चाइना ने अपने पूरे पॉपुलेशन को ऑलमोस्ट गरीबी रेखा से ऊपर खींच लिया, ठीक है। चारों तरफ चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, पढ़ते होंगे। क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त नहीं होगा, देश और देश के लोगों की उत्पादन करने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, मैं बात करता था डेवलप कंट्री। डेवलप कंट्री छोटे हैं लेकिन उनका उत्पादन का स्तर बहुत ही ज्यादा है बिकॉज ऑफ देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो अभी भी काम कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। और कोशिश कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और इंप्रूव करें। यस, आप देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि बुलेट ट्रेन की, और वो बात कर रहे हैं हाइपरलूप की, और उनका निश्चित रूप से हमेशा वो 4 कदम आगे रहेंगे। तो जब तक हम उनके करीब पहुंचेंगे तब तक हमसे वो बहुत आगे निकल चुके होंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की। फिर से मैं इसी सर्किल पे फिर से आ रहा हूं। हमने शुरुआत की जो गरीब देश है, ठीक है। अच्छा, एक चीज सब्जेक्ट में समझ में अगर आ जाएगा तो दूसरा खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जब हम लोग पढ़ेंगे अमीर देशों की बात करेंगे तो अमीर देशों के लिए भी यही सर्किल है, लेकिन उस सर्किल में उनके लिए लो के बदले सब कुछ हाई है, ठीक है। सिर्फ एक चीज लो है और वो है जनसंख्या, जो हमारा ही है, तो वो भी उनके लिए अच्छा है। तो जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे, करंट पढ़ते हो, तो करंट में हम लोग बात कर रहे हैं जो अमीर देशों की अगर बात करें तो देखो उनके लिए क्या है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। हाई प्रोडक्शन मीन्स हाई नेशनल इनकम, राष्ट्रीय ज्यादा है, और राष्ट्रीय ज्यादा है और डिवाइडेड बाय कम पॉपुलेशन, तो प्रति व्यक्ति आय क्या है, बहुत ज्यादा है। प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, बहुत ज्यादा है। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, ठीक है। तो इसी चीज को देखो, जब आर्थिक समीक्षा आया तो उनके लिए जो सर्किल है उसका नाम दिया गया वर्चुअस साइकिल, ठीक है, वर्चुअस साइकिल, ठीक है। हमारे लिए क्या नाम है, ठीक है, विशियस साइकिल, ठीक है। तो हम लोग क्या करें कि विशियस साइकिल को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वर्चुअल साइकिल में, जहां पे सब कुछ हाई होगा एक्सेप्ट फॉर वन, दैट इज पॉपुलेशन, ठीक है। तो विशियस साइकिल जब हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर वो समझ में आ जाएगा तो ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 साइकिल की बात हो रही है आर्थिक समीक्षा से, विशियस सर्किल और दूसरा वर्चुअल साइकिल। वर्चुअल साइकिल भी समझ में आ गया होगा, जहां सब कुछ क्या होगा, हाई होगा। तो खैर हम लोग वापस लौटे, हम लोग उसी पे आ रहे हैं वापस, ठीक है। और फिर से शुरू से हमने शुरुआत किया लो प्रोडक्शन, उत्पादन का स्तर काफी कम है। अब उत्पादन का स्तर, राष्ट्रीय उत्पादन कम है तो राष्ट्रीय कम है, राष्ट्रीय कम है, ऊपर से जनसंख्या ज्यादा है तो प्रति व्यक्ति आय कम है। प्रति व्यक्ति आय कम होगा तो जीवन का रहन सहन का स्तर भी कम होगा, और साथ साथ आपका जो है बचत भी कम होगा। बचत कम होगा तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो पूंजी निर्माण की दर कम होगी, यानी रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन विल बी लो। अब पूंजी निर्माण या कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा, ठीक है, यानी देश में हम उन सब चीजों को क्रिएट करें, तैयार करें, जिसके बाद देश और देश के लोगों की उत्पादन करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। और इसमें सबसे जो अहम है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, जिसको आप कहते हो राष्ट्रीय संपत्ति, ठीक है। आप समझ नहीं पाते, ये राष्ट्र की संपत्ति है, इससे सबको फायदा है, आपको में। जब भी किसी चीज का भारत बंद होता है, विरोध करते हैं आप, तो लिखा होता है, ठीक है, कि ये राष्ट्रीय संपत्ति है, कृपया इसे नुकसान न पहुंचाए, और आप वहीं से शुरू होते हैं और आप कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं या मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की। इंफ्रास्ट्रक्चर 2 क्षेत्रों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर 2 राज्यों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर 2 देशों के बीच में क्रिएट करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों नहीं हम मजबूत करें, लेकिन दिक्कत यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कुछ चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम, प्रमोट करने का काम हम और आप नहीं कर सकते हैं इन आवर इंडिविजुअल कैपेसिटी, ठीक है। उसके पीछे 3 कारण, और दूसरा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, निवेशकों को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो पहले जरा देखें इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, ऐसा क्या है
जो हम आप नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा, यानी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, कैपिटल की मात्रा बहुत ज्यादा, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए, इन्वेस्टमेंट जो है बहुत बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, और इसलिए हम और आप सक्षम नहीं है। अब जैसे मान लो, ठीक है, आपके शहर में जहां भी आप रहते हैं, तो आपके शहर में ठीक है मेट्रो हो, मेट्रो चले आपके शहर में एक कोने से दूसरे कोना, ठीक है, ये आपकी इच्छा है। तो आपको अगर आपके शहर में मेट्रो लगाने का काम दे दिया जाए, कि आप सक्षम हैं? नहीं, ठीक है, ना तो फाइनेंशियली ना टेक्निकली, ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैन नॉट बी प्रमोटेड बाय वी पीपल, इट कैन बी प्रमोटेड ओनली बाय सम एजेंसी, ओनली बाय सम एजेंसी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। फिर से देखें, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आई सेड cannot be promoted by we people in our individual capacity because we are neither financially nor technically capable। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने का काम कोई संस्था करेगी, ठीक है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, सार्वजनिक क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर। तो पहला जो इंफ्रास्ट्रक्चर का खूबी है वो ये है। सेकेंड, एक वर्ड है जेस्टेशन पीरियड, ठीक है, जेस्टेशन पीरियड का मतलब समझे, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, लॉन्ग, ये वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जेस्टेशन पीरियड, ठीक है, जेस्टेशन पीरियड। अब ये जेस्टेशन पीरियड होता क्या है, जेस्टेशन पीरियड, ठीक है, होता क्या है? अब इसका जेस्टेशन पीरियड का हिंदी मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, ठीक है, तो मैं देख के बताऊंगा, ये आप देख लेना। ये क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे जब हाथ लगाते हैं, ठीक है, तो पहला इन्वेस्टमेंट आपने आज किया और आपका जो रिटर्न आएगा उसके बीच का गैप, उसके बीच का टाइम, और ये काफी लंबा होता है, काफी लंबा होता है। उदाहरण से समझो, जैसे मान लो, ठीक है, आपके शहर में मेट्रो कंपनी आई और मेट्रो कंपनी ने आपके शहर में मेट्रो लगाने का काम शुरू किया और आज जो है उसने पहला रुपया इन्वेस्ट किया, आज उसने पहला रुपया इन्वेस्ट किया। तो मेट्रो कंपनी का रिटर्न कब आएगा? मेट्रो कंपनी का रिटर्न कब आएगा? क्या कल से आना शुरू हो जाएगा? नहीं, काफी टाइम लगेगा। शुरू के 4-5 साल जो है मेट्रो कंपनी को अपने जेब से क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। 4 से 5 साल के बाद वो क्या होगा? तैयार होगा, उसके बाद ट्रायल होगा, इंस्पेक्शन होगा, फिर उसको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, फिर उसको उसका उद्घाटन होगा, भारत में भी जरूरी है, ठीक है, और उसके बाद जब पब्लिक के लिए खोला जाएगा, पब्लिक जब बैठेगी, टिकट कटाएगी, तब इसका गैप शुरू होगा। यानी ये जो गैप है, इन्वेस्टमेंट और रिटर्न के बीच का गैप है, ये समय काफी लंबा होता है, ठीक है, इसको कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो 2 फीचर आपके समझ में आ गया। यानी पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की मात्रा, देखो मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं, ये जो सब्जेक्ट है ये आप अलग करके नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते हो। टॉपिक पे हम लोग जाएंगे 3-4 दिनों के बाद, लेकिन पहले कहानी, ठीक है, स्टोरी, और चीजों को लिंक करके पढ़े। यही चीज मिसिंग है। जब तक आप चीजों को लिंक नहीं करेंगे, यू डोंट हैव द विजन, आपको विजन नहीं होगा, आपका हाथ नहीं चलेगा, ना आप लिख सकते हैं ना आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको, ठीक है, अच्छा परफॉर्म करना है तो चीजों को लिंक करके पढ़े। अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है, खास करके मेंस के, क्वालिफाई तो सारा करना है, तो अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो देखा होगा कि अब क्या होता है कि इकोनॉमी को ज्योग्राफी से लिंक करता है, ठीक है, इकोनॉमी को पॉलिटी से लिंक करता है, इकोनॉमी को आयर से लिंक करता है, इकोनॉमी को एनवायरमेंट से लिंक करता है, ठीक है, और आप इकोनॉमिक्स के भीतर ही चीजों को लिंक करके नहीं समझ पा रहे हैं तो कहां से ज्योग्राफी से लिंक कर पाओगे? ये सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। लोग कैसे पढ़ते हैं? तो प्लानिंग पढ़ा, ठीक है, पहला योजना से शुरू हुआ और 1 से लेकर 12 तक जो है, ठीक है, कंप्लीट कर दिया, आपका वो टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है, नतीजा 0, 0। ये अब ये आपसे थोड़ी पूछेगा कि 5वीं 25वीं योजना में, ठीक है, क्या हुआ नहीं हुआ, कभी नहीं, ठीक है, आपसे कभी भी उस तरह का क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होते हैं, इसलिए आप कोशिश करें चीजों को समझने का, और सारे आपस में एक दूसरे लिंक है, ठीक है, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ। सबसे पहले जो मैंने कहा, मुझे उम्मीद है आपके अभी तक समझ में आ रहा होगा, तो आपका कमेंट बिल्कुल रुक गया है, ठीक है, तो मोस्ट वेलकम, बिल्कुल आप लिखते चले जाएं कि आपके समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़े, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो फीचर्स है, पहला, इट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए। सेकेंड, जो आपको समझ आया, जेस्टेशन पीरियड यानी वेटिंग पीरियड बहुत लंबा होता है। और तीसरा, इन दोनों के बावजूद जो रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ही कम होता है, यानी जो रिटर्न है वो काफी कम होता है। ऐसा क्यों?
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का रिटर्न काफी कम क्यों होता है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये भारत का आम आदमी यूज करता है और वहां पे आप ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट आपको ऐसा नहीं करने देगी और अगर ऐसा हुआ तो लोग भी विरोध करेंगे और तोड़फाड़ शुरू हो जाएगा। आपके शहर में अगर बिजली के दाम में थोड़ा सा भी वृद्धि होता है तो आप फिर क्या करते हो? आपको बेहतर पता है, ठीक है। तो नतीजा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जो मिलने वाला रिटर्न है वो काफी कम होता है। इन तीन चीजों के कारण जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है निवेशकों को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। फिर से आप इस तीन चीज को समझें, रिटर्न काफी कम है, काफी कम है। यानी एक तो इन्वेस्टमेंट की मात्रा बहुत ज्यादा, ऊपर से जेस्टेशन पीरियड, द गैप बिटवीन इन्वेस्टमेंट रिटर्न इज वेरी लॉन्ग, और इन दोनों के बावजूद जो है रिटर्न भी आपका कम है। तो नतीजा क्या हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर निवेशकों को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करूं कि हम और आप, चूंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, हम और आप इंडिविजुअली, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम बहुत करेंगे तो अपना योगदान देंगे, सरकार का जितना टैक्स बनता है उतना हम दें, इनको नुकसान न पहुंचाए, इससे ज्यादा नहीं। अब थोड़ा सा हम और पीछे जाए, थोड़ा सा हम और पीछे जाए। देखो, जो आप करंट पढ़ते हो, करंट पढ़ते हो, तो करंट इज नथिंग, इट्स आउटकम ऑफ द पास्ट। ये पास्ट का नतीजा है और कंसेप्ट के एप्लीकेशन है। थोड़ा सा मैं और पीछे जा रहा हूं और अब जा रहा हूं मैं 1947, ठीक है। जब हमें आजादी मिली 1947 में, तो अंग्रेजों ने 190 साल रूल किया और भारतीय अर्थव्यवस्था का बुरी तरह से शोषण किया, और कहा जाता है कि जाते जाते तक, ठीक है, सब कुछ ले गए, ठीक है, सब कुछ ले गए, कुछ ही छोड़ गए, जैसे पेड़ पौधे, रेल की पटरी, वो सब हमारे देश में रह गया। तो विरासत में हमें जो है एक बहुत ही कमजोर अर्थव्यवस्था मिली, ठीक है। वी इनहेरिटेड अ वेरी पुअर इकोनॉमी फ्रॉम द ब्रिटिशर्स एंड वी हैड टू वर्चुअली स्टार्ट फ्रॉम जीरो। हमें शुरुआत करनी थी जीरो से, ठीक है। 47 में आजादी मिली, लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पे, ठीक है, शुरू के 3 साल जो है कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि शुरू का जो 3 साल था, ठीक है, बहुत सारी समस्या थी। एक तो, ठीक है, कंट्री काफी हद तक डिस्टर्ब था, बहुत सारे दंगे हो गए, बताइए आपको, पाकिस्तान को हमें 55 करोड़ रुपया देना पड़ा। तीसरा था, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटेन, यानी संविधान लिखा जा रहा था। तो इसलिए शुरू के 3 साल का हमारे पास जो प्रॉपर आंकड़े भी नहीं है, ठीक है। तब आया 1950, 26 जनवरी, भारत गणतंत्र हुआ, तब तक थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई। तो हमें शुरुआत करनी थी जीरो से, और 1950 में आप सोच सकते हैं कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, बहुत ही पुअर, नहीं के बराबर। तो उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे मिस्टर नेहरू, तो उन्होंने रियलाइज किया कि अब समय आ गया है कि अब जो है, ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी देश को हम आगे बढ़ाएं, और वो भी कंसेप्ट प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू, ठीक है। तो घर में एक छोटा सा फंक्शन होता है तो इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग होती है। इतने बड़े देश जिसको जीरो से शुरू करना है, तो उसके लिए प्लान कौन करेगा? तो उन्होंने, ठीक है, एक बॉडी बनाया, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। योजना आयोग का गठन हुआ 1950 में। योजना आयोग को कहा जाता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी संविधान में उसका कोई जिक्र नहीं है। और आप देखेंगे रिसेंटली जब से ये सरकार बनी है तो नीति आयोग ने योजना आयोग को रिप्लेस किया है, ठीक है। खैर, तो प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, ठीक है, जिसका जिक्र संविधान में है। तो हमारा जो प्लानिंग कमीशन का जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट फॉर द प्लानिंग कमीशन इज, कि भाई अगर आपको बनाया गया है तो आपका पर्पस क्या है? तो आंसर लिखा हुआ है कि हमारा जो मेन उद्देश्य है कि हम अब प्लान बनाएंगे जिनसे कि ये हमारे मेन उद्देश्य है उसको प्राप्त करें। जो हमारे मेन उद्देश्य हैं, जो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे उम्मीद रहेगा, गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर, वो, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन ने तय किया 2 चीज। एक तो भारत जैसे बड़े देश में जहां पे हमें जीरो से शुरू करना है, तो 1 साल का जो समय होगा वो पर्याप्त नहीं होगा। तो हमारा जो मेन प्लान होगा वो कम से कम 5 साल का होगा। तो कंसेप्ट आया पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब देश को आगे बढ़ाया जाए, यही उद्देश्य मैं बार बार कर रहा हूं। तो देश को आगे बढ़ाने का जो काम है, यानी सारे दुनिया की तो एक ही पॉलिसी है, देश को आगे बढ़ाना। कैसे? उत्पादन को बढ़ा करके। अब उत्पादन तभी बढ़ेगा जब देश और देश के लोगों की उत्पादन करने की क्षमता बढ़े, और वो तभी होगा जब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति अच्छी हो, यानी पूंजी निर्माण के दर अधिक हो।
तो 1950 में, और अभी आपने पढ़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को पे 3 चीजें हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने के कारण जो है हम और आप उसको प्रमोट नहीं कर सकते हैं। इसको प्रमोट कर सकता है या तो प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर जो एजेंसी है, ठीक है। तो 1950 में आप देखिए क्या हुआ। 1950 में जब हमने सबको शुरू किया, ठीक है, तो 1950 में भारत का जो प्राइवेट सेक्टर था, निजी क्षेत्र था, वो किस हालत में रहे होंगे? बहुत मजबूत रहे होंगे, या यंग रहे होंगे, या न्यूली बॉर्न इनफैंट, नवजात शिशु। तो 1950 का समय था, उस वक्त जो है भारत का जो निजी क्षेत्र था वो बिल्कुल एक नवजात शिशु की तरह था, और वो बड़े निवेश को करने में सक्षम नहीं था। यानी जो प्राइवेट सेक्टर थे वो इस कंडीशन में नहीं थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को क्या कर सके, वो प्रमोट कर सके। और इसलिए आप देखोगे 1950 में काम का विभाजन हुआ, ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क, किसके बीच में? पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट और साथ साथ प्राइवेट, ठीक है। जितने भी हमारे की सेक्टर थे, जितने भी की से काम का विभाजन हुआ, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े सेक्टर थे, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के, जैसे आपका रोड हो गया, आपका बिजली हो गया, माइनिंग हो गया, सब सरकार ने अपने पास सुरक्षित रखा। प्राइवेट सेक्टर को अनुमति नहीं दी, ठीक है। अनुमति नहीं देने के पीछे कारण दो है, एक तो वेलफेयर स्टेट का था, और दूसरा ये सक्षम नहीं थे, बहुत छोटे थे, न इनके पास पैसा था, न टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। इनको जो है छोटा समझ के छोटे छोटे काम दिए, कंज्यूमर गुड्स बनाने का काम दिया, जैसे पेन हो गया, आपका जूता हो गया, कपड़े हो गए, तो काम का विभाजन हो गया, ठीक है। अब इसने जो भारत को कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पे पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के लक्षण हो, और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो अवगुण होते हैं उसको दूर करने की कोशिश करता है। अब देखो, पब्लिक सेक्टर का मालिक कौन होता है? गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था को तो दर्शाता है, क्योंकि जो सोशलिस्ट कंट्री होते हैं, ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। और जो प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, उसका मालिक कौन होता है? निजी क्षेत्र के लोग, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझाता है, बताता है। तो गवर्नमेंट ने तय किया कि न हम पूरी तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था पे जाएंगे, न पूंजीवादी, हम दोनों मिल करके, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके, यानी मिक्स इकोनॉमी, हम देश को आगे बढ़ाएंगे। तो काम का बंटवारा हुआ, ठीक है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। और ये समय की मांग थी, क्योंकि उस वक्त जो है हमारा जो प्राइवेट सेक्टर था वो बड़े इन्वेस्टमेंट करने में सक्षम ही नहीं था। तो जितने भी हमारे बड़े बड़े सेक्टर थे, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, ठीक है, जिसको कहते हो की सेक्टर, सरकार ने अपने पास सुरक्षित रखा, ठीक है। क्या यह सही कदम था? बिल्कुल सही कदम था। लेकिन आज 70 साल के बाद, 70 नहीं 73 साल बाद अगर हम देखें, तो जिसको हमने छोटा समझ के छोटा काम दिया था, दे हैव ग्रोन अप, बड़े हुए, और अब तो ये इतने बड़े हो चुके हैं, अब तो ये इतने मौजूद हो चुके हैं कि अब ये प्राइवेट सेक्टर को खरीदने पे ही तुले हुए, ठीक है। वो आप देख सकते हो वर्तमान में जो भारत का ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट रहा कि शुरुआती दौर में भारत के जो निजी क्षेत्र थे, ठीक है, वो बहुत ही कमजोर थे, बहुत ही छोटे थे। तो प्राइवेट सेक्टर के आने से इंफ्रास्ट्रक्चर आपका दुरुस्त होगा। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे वही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? ठीक है, क्या आप उसके मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं, हाँ या ना? ठीक है, आंसर प्लीज। ये प्राइवेट सेक्टर के आने से, निजी क्षेत्र के आने से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद जरूर होगा, लेकिन फिर आपको उसका क्या करना पड़ेगा? मूल्य चुकाना होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, न्यू जनरेशन के लोग, ठीक है, क्या आप उसका मूल्य चुकाने को तैयार हैं, हाँ या ना? ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे हाँ, ठीक है, जब पैसे की बात आई तो कुछ लोग सोच रहे ना। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुने, ठीक है, जो नए जनरेशन के लोग हैं, जैसे तो जो नया जनरेशन है ना, ठीक है, दे आर वेरी टैलेंटेड, दे आर वेरी स्मार्ट, ठीक है। न्यू जनरेशन पीपल, ठीक है, दे आर रेडी टू बियर द कॉस्ट, यानी वो मूल्य चुकाने को क्या है, तैयार है। अब देखें, आप कहेंगे सर ऐसे आपने कैसे कह दिया? तो मैं जो है एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। देखो, पुराने समय के जो लोग थे, ठीक है, ठीक है, तो शुड दे बी अलाउड, यस और नो? ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के आने से। तो मैं जो है कुछ उदाहरण जो है वो आपको दूंगा, ठीक है। कुछ टेक्निकल समस्याएं इधर आ रही हैं, धीरे धीरे उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, दूर हो जाएगा, एक आध दिन की बात है, तो थोड़ा सा आपका कॉपरेशन भी चाहिए। तो कभी पता ही नहीं चलता है कि ठीक है कहाँ पे जाकर रुक गया, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आई होप कि अभी तक आपको समझ में आ रहा है।
तो मेन क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, ठीक है, कि प्राइवेट सेक्टर अब कैपेबल है, ठीक है, तो उनको परमिशन दिया जाए कि नहीं जाए। अगर दिया जाए, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद होगा, लेकिन भारत के आम लोगों को क्या होगा, ठीक है, परेशानी होगी, उनको इसका कॉस्ट चुकाना होगा, ठीक है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन था, आर यू रेडी टू बेयर द कॉस्ट, ठीक है, तो यस, न्यू जनरेशन पीपल दे आर रेडी टू बेयर द कॉस्ट, ठीक है। नया जनरेशन के जो लोग हैं वो बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही स्मार्ट हैं, और उनके लिए, ठीक है, कभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लिखा होता था, ठीक है, कि एक कार्टून बना के इस तरह का, कि जो पुराने समय के लोग होते थे वो 10 रुपये बचाने के लिए 10 मिनट बर्बाद कर देते थे, और नए जनरेशन के जो लोग हैं वो 10 मिनट बचाने के लिए 10 रुपये बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो जो नए जनरेशन के लोग हैं, या पुराने वाले कह लो, पहले जो पुराने जो समय के लोग थे, तो पुराने समय में लोगों के पास समय ही समय था, ठीक है, उनके लिए मनी वॉज मोर वैल्यूबल। और आज इतना फास्ट लाइफ है कि लोगों के लिए समय ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और 10 रुपया, ठीक है, 10 मिनट बचाने के लिए आप 10 रुपया चुकाने को तैयार हो। अब मैं उदाहरण ले रहा हूं, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। दिल्ली, ठीक है, के पांच, अच्छा, ये काम जो है मैंने आपसे पूछा आप तैयार है कि नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन ये काम गवर्नमेंट पहले ही कर चुकी है, और वो भी 1991 24 जुलाई 1991। ये वो दिन था जब भारत में आर्थिक सुधार के कार्यक्रम शुरू हुए एलपीजी मॉडल के तहत, ठीक है। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, बाद में समझेंगे लोग। पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, निजीकरण, और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो तीनों को हम लोग बाद में समझेंगे डिटेल में, लेकिन अभी हम सिर्फ, ठीक है, पहले समझे पी, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण ना। ये काम भारत सरकार 19 अब निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये नहीं कि सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को भेजो, नहीं, ठीक है, बल्कि सरकार ने 40 साल के बाद रियलाइज किया कि भारत के जो निजी क्षेत्र हैं वो काफी तेजी से आगे बढ़े हैं, मजबूत हुए हैं, तो देश के विकास में उनकी भागीदारी को क्या करें, बढ़ाएं। यानी कंट्री के डेवलपमेंट प्रोसेस में जो प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है उसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, और तब आया पी। और इसके तहत सरकार ने जो है डिसाइड किया कि इट विल वर्क ऑन पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये आपने सुना होगा, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों पार्टनरशिप में, दोनों मिल करके क्या करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। और इसका रिसेंट जो उदाहरण आप देखे हैं, ठीक है, जिसका पेपर ऊपर तो रेलवे का निजीकरण, ठीक है। तो क्या भारत सरकार जो है रेलवे को पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है? नहीं, बल्कि दोनों मिल करके चलाएंगे, ठीक है। ट्रेन चलाना, जो सुविधाएं देना यात्रा, ठीक है, वो सब प्राइवेट सेक्टर करेगा, लेकिन जो बुनियादी फीचर है, ठीक है, सारा जो मैन वर्क है, इतना रेल की पटरी है, जो ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा कौन देगा, पब्लिक सेक्टर देगा। तो दोनों मिल करके रेलवे को मजबूत बनाएंगे। तो पीपीपी मॉडल पे काम करिए। तो अंडर पी फिर से देखें, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। तो निजीकरण पी के तहत सरकार ने डिसाइड किया इट विल वर्क ऑन, ठीक है, पीपीपी मॉडल। अब चीजें तो बदलती हैं, कुछ दिन के बाद आपने देखा होगा कि 4P मॉडल आ गया, ठीक है। तो ठीक है, ये पेपल, यानी हम लोग पेपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी तीनों मिलकर के हम काम करेंगे। तो नए चीज तो आते ही रहेंगे। तो जो चीज मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो मेरा क्वेश्चन आंसर आपसे ये है, यस, कि न्यू जनरेशन के जो लोग हैं इसके लिए तैयार हैं। अब मैं आपको ये एक उदाहरण दे रहा हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक बहुत ही फेमस रोड है, ठीक है, उसका नाम है यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा टू आगरा पहले आया, ठीक है। तो आप में से बहुत से लोग उस रोड से गए होंगे। ये जो रोड है इसको बनाया था जेपी ग्रुप ने, बहुत बड़ा ग्रुप है। अब ये जो रोड है बहुत ही लाजवाब है। बाद में इस रोड को, देखिए, उस तरफ आगरा से लखनऊ तक भी एक्सटेंड किया गया, और इस तरह के जो रोड है अब पूरे इंडिया में है, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई थी। तो ये जो यमुना एक्सप्रेस रोड है, आप अगर गए होंगे तो आपका एक्सपीरियंस, पहले जब हम जाते थे आगरा दिल्ली से, तो पुराना रोड जो है जिससे करीब 6-7 घंटे लगते थे, अब इस रोड के कारण जो है मुश्किल से 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो कनेक्टिविटी दे, यानी टाइम के हिसाब से दिल्ली और आगरा, ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, करीब आ गए, ठीक है। अब ये बेहतर है।
अब ठीक है, चूंकि इसको प्राइवेट सेक्टर के द्वारा प्रमोट किया गया है, तो अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको मूल्य चुकाना होगा। तो मूल्य चुकाने के लिए क्या है, तो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं फिर से, ठीक है, आपको दिल्ली से आगरा जाना है या आगरा से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो आपके पास दोनों विकल्प है, पुराना रोड, सरकारी रोड, ठीक है, 6 से 7 घंटा, कोई टोल टैक्स नहीं, और दूसरा विकल्प है यमुना एक्सप्रेस वे, 2 से 2.5 घंटा, टोल टैक्स, ठीक है। आप किससे जाना पसंद करेंगे, किससे जाना पसंद करेंगे? तो मुझे उम्मीद है आप सब, ठीक है, जाएंगे किससे, यमुना एक्सप्रेस से, ठीक है। यानी मैंने वही कहा कि आप मूल्य चुकाने को तैयार हैं, ठीक है, क्योंकि आपके लिए टाइम जो है ये पैसे से अभी की डेट में ज्यादा वैल्यूबल है, ठीक है। पुराने रोड से कोई नहीं जाना चाहेगा, तो नया जनरेशन जो है ना, ठीक है, वो मूल्य चुकाने को तैयार है। देखो क्या हो रहा है ना कि भारत अभी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जो पुराने जनरेशन के लोग हैं उनको नए लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। जो पब्लिक सेक्टर है उसको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया जा रहा है, और प्राइवेट सेक्टर का योगदान क्या हो रहा है, ठीक है। तो बदलाव का जो समय होता है ना वो बड़ा कष्टकारक होता है। जो पुराने लोग थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि सब कुछ सरकारी था। जो फ्यूचर जनरेशन के लोग होंगे उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तब तक सब कुछ निजीकरण हो चुका होगा, ठीक है। हम लोग बीच में फंसे हुए हैं। अब पुराने लोग भी हैं और नए लोग भी हैं। अब पुराने लोग जो हैं इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि रोड पे चलने पे ही पैसा लगेगा, क्योंकि पास में जितने भी रोड बने सारे रोड सरकार ने बनाए, और सरकारी रोड पे जितना चलना है फ्री में चलो। ये जो वर्ड है सरकारी, सुना होगा, इसका बहुत ज्यादा, ठीक है, इंप्लीकेशन है। इसका जो कहा जाता है असर है हमारे माइंड पे भी है। आप ध्यान से सुने कि जैसे ही आपके माइंड में एक तरफ वर्ड आएगा सरकारी, उसी वक्त, ठीक है, दूसरी तरफ आएगा मुफ्त। सरकारी का मतलब मुफ्त, ठीक है, यानी हर एक सुविधा आपको चाहिए। सरकारी का मतलब एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। एक तो आप सरकार से हर एक सुविधा की उम्मीद करते हैं और वो भी मुफ्त, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। अगर सरकार आपको सुविधाएं दे रही है तो सरकार ये कहां से मैनेज करेगी, आपको उसका मूल्य चुकाना होगा। अगर हम बात करें विकसित देशों की, जहां पे नथिंग इज सरकारी, एवरीथिंग इज प्राइवेटाइज्ड, सब कुछ प्राइवेटाइज है, लेकिन क्या वहां के लोगों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? बिल्कुल मिल रही है, लेकिन कारण वो मूल्य चुकाने को तैयार हैं, मूल्य चुकाने को तैयार हैं। तो मूल्य चुकाने को तैयार है क्योंकि वो हमसे बहुत आगे है, ठीक है, हम भी उस दौर में पहुंचेंगे आगे, ठीक है। तो वो मूल्य चुकाने को तैयार हैं, ठीक है, और यही काम भारत का नया ओवर कर रहा है। अब देखें विकसित देशों में, किसी भी डेवलप कंट्री में चले जाओ, अगर आपका रोड एक्सीडेंट हो गया, रोड किनारे पड़े हुए, आप इमरजेंसी पे कॉल करें और 5 मिनट के भीतर यू विल बी एयरलिफ्टेड, आपको उठा लिया जाएगा, हवाई जहाज उठा लेगा, ठीक है, और आपको सारी जो है फैसिलिटी मिलती है। ये अलग बात है बिल भी आएगा, लेकिन वहाँ इंश्योरेंस का भी कंसेप्ट है। भारत में क्या है, अगर आपके साथ ऐसा होगा तो लोग फिर आपको चारों तरफ से घेर करके जो है मोबाइल क्लिप से फोटो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, और जो इमरजेंसी सेवा पे आप कॉल करोगे तो या तो लगेगा नहीं, और लगेगा तो उठाएगा नहीं, ठीक है। तब आपके समझ में आता है कि कितना महत्वपूर्ण जो है चीज हम लोग मिस करें। तो न्यू जनरेशन पीपल दे आर बेटर, बहुत ही बेहतर है, वो मूल्य चुकाने को तैयार है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यमुना एक्सप्रेसवे। तो यमुना एक्सप्रेसवे इट वाज डेवलप्ड बाय जेपी ग्रुप। तो जेपी ग्रुप के डेवलप करने से क्या हुआ, रोड तो बहुत अच्छा हो गया, आगरा और जो है दिल्ली एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन चूंकि ये प्राइवेट सेक्टर ने प्रमोट किया तो स्वाभाविक है आपको इसका मूल्य चुकाना होगा। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या आप इसके मूल्य चुकाने को तैयार हैं? अब ना मत कहना, ठीक है। यस, इट्स अ वेरी गुड। न्यू जनरेशन पीपल वेरी स्मार्ट, मोर स्मार्ट देन द ओल्ड पीपल, और न्यू जनरेशन के लोग जो हैं मूल्य चुकाने को तैयार हैं। बिल्कुल आप देख रहे हैं, ठीक है, मैं भी देख सकता हूं। मैं जब छात्र था तो रेलवे से जब चलता था तो रेलवे में एसी में चलना बहुत बड़ी बात होती थी उस वक्त। तो पहले क्या होता था कि स्लीपर फुल होता था और एसी खाली जाता था। आज आप देखिए, ठीक है, पहले एसी फुल होता है और स्लीपर खाली जाता है। तो नए जनरेशन के जो लोग हैं, अब भारत के लोगों के सोच में थोड़ा बदलाव आया, क्योंकि प्रोग्रेसिव बदलाव बहुत अच्छा है कि लोगों को सुविधाएं चाहिए और लोग प्रीवियस पैसा देने को क्या है, तैयार है, यानी दे आर रेडी टू बियर द कॉस्ट, और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो खैर, ठीक है, इतना ही आज के लिए। कल हम लोग इसी पे आएंगे फिर से और देखेंगे कैसे एक दूसरे को प्रमोट करता है, और बीच बीच में मैं क्वेश्चन, कल से फिर जो है आपका क्वेश्चन का काम ही शुरू हो जाएगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत गर्मी है दिल्ली में, ठीक है, बहुत ज़्यादा उमस है और पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, ऊपर से लाइट चली गई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे हम लोग मिलते हैं, और आई होप कि यू हैव एंजॉयड द क्लास।
Yes, this subject is very easy. Okay then, goodbye.